नमस्कार साथियों, पिछले जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 29-30, इस पर कमेंट आए हैं कुछ साथियों के बराबर। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, डिमांडिंग वीडियो मोस्ट। बहुत सारे कमेंट आए इसलिए मैंने लिए हैं कि सर हाईकोर्ट एलडीसी जो है उन्हें क्वार्टर मिलते हैं क्या। एक तो ये कमेंट आया। एक खुशवंत सिंह जी चारण है, उन्होंने कहा है मेडिकल कब होगा और पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा। एक मिस्टर राज नाम से कमेंट आया, ये पूछ रहे हैं सर एविडेंटरी फॉर्म में मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगाया, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, ये जानना चाह रहे हैं। और मैं साथ ही इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन बाहर हो सकता है, मतलब कौन आउट हो सकता है और उनकी जगह वेटिंग वालों को लिया जाना, ये तो सुनिश्चित है ही है। खैर बात करते हैं सबसे पहले क्वार्टर किन्हें मिलते हैं। जो एक साथी भाई ने प्रश्न पूछा है कि सर हमें क्या क्वार्टर मिलेंगे क्या, तो इसका उत्तर है बिल्कुल, आप लोगों को क्वार्टर मिलते हैं हाईकोर्ट एलडीसी को। लेकिन कब मिलते हैं ये मैं बताने से पहले आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन, आप सभी का मित्र। हाईकोर्ट एलडीसी को क्वार्टर मिलते हैं, लेकिन कब? जब आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद में। जितनी अवधि का आपका प्रोबेशन पीरियड है, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, तो जैसे ही आपका 2 साल खत्म हो जाए उसके बाद जो क्वार्टर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड में आप लोग क्वार्टर के लिए आवेदन नहीं कर सकते और ना ही आपको वो अलॉट होगा क्वार्टर। अब मैं बता रहा हूं क्वार्टर लेने की प्रोसेस क्या है, आपको कैसे मिलेगा। तो क्या है, जैसे ही आप लोग गए, ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग होते ही 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो आपका प्रोबेशन में रहने वाला है। उसके बाद में जो ही प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाए तुरंत आप लोग आवेदन कर दीजिए। जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो लगभग 5 से 6 साल बाद आपको अलॉटमेंट हो सकता है, क्योंकि एक बहुत लंबी वेटिंग चलती है क्वार्टर के लिए। और यह भी कोई कंफर्म नहीं है कि 5 से 6 साल बाद आपको अलॉट हो ही जाए, हो सकता है इससे भी ज्यादा समय लग जाए। लेकिन आप लोगों का जो प्रश्न था कि सर हमें क्वार्टर मिल सकता है क्या, तो इसका उत्तर सटीक यह है कि क्वार्टर तो मिल सकता है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में आप लोग आवेदन नहीं कर सकते। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, मतलब जब आप स्थायी हो जाओगे तभी ही आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आरएसआर जो राजस्थान सेवा नियम है, बाकायदा इसका एक रूल भी लेके आया हूं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जो रूल है आरएसआर का, रूल नंबर 730A, 730 और 730A में बताया गया है परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। इसमें बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो सेवा या संवर्ग में स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाए, वो 2 वर्ष तक की अवधि में पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। मतलब आप लोग रेम्यूनरेशन गवर्नमेंट से प्राप्त करोगे। और ये जो नियम है 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा। अभी आप प्रोबेशन पीरियड में एक स्थायी कर्मचारी नहीं हो। स्थायी कर्मचारी की परिभाषा जो है आरएसआर के नियम 7 और 34A में दी गई है। सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट 734A में स्थायी कर्मचारी के बारे में बताया गया है। स्थायी कर्मचारी जो है वो मूल वेतन प्राप्त करता है, मतलब जो कि 734 में है, जिसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव पे। और जब आप मूल वेतन प्राप्त करोगे, जब आपके भत्ते कटने लग जाएंगे, तो अभी प्रोबेशन पीरियड में पहली बात आपको कोई भत्ता दे ही नहीं है, इसलिए आपको ये अलॉट भी नहीं हो सकता क्वार्टर। जैसे ही आप मूल वेतन में लेने लग जाओगे आरएसआर का नियम 734 के तहत, उस मूल वेतन लेने के बाद में 734A के तहत आपकी स्थायी नियुक्ति हो जाएगी। और स्थायी नियुक्ति हो जाने के बाद में आपके, यदि आपको क्वार्टर अलॉटमेंट होता है तो आपका HRA कटेगा, हाउस रेंट अलाउंस। तो आप लोग समझ गए होंगे, आरएसआर के बकायदा मैं एविडेंस के तौर पर नियम भी लेके आया हूं आज। प्रोबेशन पीरियड और स्थायी नियुक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। जो प्रोबेशन पीरियड है वो 730 और 730A में है, और जब आप मूल वेतन और स्थायी कर्मचारी हो जाओगे 734 और 734A के तहत, तो जब आप मूल कर्मचारी हो जाओगे मतलब स्थायी नियुक्ति हो जाएगी आपकी, सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट, उसके बाद आप
आपको क्वार्टर अलॉटमेंट होगा। ये तो हो गया क्वार्टर के बारे में। अब जो खुशवंत सिंह जी चारण ने प्रश्न पूछा है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वैसे मैंने एपिसोड नंबर जो पिछला है 30 इसमें बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो पुलिस वेरिफिकेशन है 2013 वाली जो भर्ती थी उसमें पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार पुलिस वेरिफिकेशन जैसे 2013 में तो नहीं हुआ था, 2017 वाली में हुआ था जिसकी नियुक्ति 2018 में दी गई थी, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और अभी भी होगा। तो अब की पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या है मैं बताता हूं आपको। आपको खुद के स्तर पर नहीं करवाना है, जो संबंधित विभाग है अपना, आपका हाई कोर्ट है, वो डिपार्टमेंट है, जब वो अपने स्तर पर करवा लेगा, मतलब आप जिस थाना क्षेत्र में रहते हो उस थाना क्षेत्र में आपकी जो डिटेल है वो सारी पहुंच जाएगी। वहां का जो संबंधित पुलिस है वो, आपको पता होगा आपने तस्दीक फॉर्म गवाह प्रपत्र भरा था, उसमें 2 आपने जो आस पड़ोसी के गवाह है उनको मेंशन किया होगा। तो वो ये पुलिस वाले क्या करते हैं, होता तो है जनरली ये है कि वो आप लोगों को थाने में बुला लेते हैं और वहीं आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, लेकिन जो प्रावधान है, प्रोविजन, ये आपने जो प्रपत्र में जिनके नाम मेंशन किए, आप जहां रहते हैं, वो पुलिस वाले वहां पर जाकर के आस पड़ोस में इन लोगों से पूछताछ करके इंक्वायरी करते, फिर आपसे मिलते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं कि आप यहां रहते हो। तो कुल मिला के वो अपने स्तर पर विभाग करवाता है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक मिस्टर राज का प्रश्न आया हुआ है जो कि आप सब लोग जानना भी चाह रहे हैं कि हमारे सर बहुत सारे कमेंट भी है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ हुई है, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, डीवी में मुझे बाहर तो नहीं कर देंगे। तो ऐसे ही एक मिस्टर राज का प्रश्न आया है, सर एविडेंट्री फॉर्म में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगाया, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? जस्ट पिछले वाली वीडियो पे कमेंट आया इनका, तो मैं इनको तो बता देता हूं। जो मिस्टर राजस्थान नाम से जो कमेंट आया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे ना, उसमें से केवल उन्हीं को ही प्रॉब्लम होगी जिन्होंने, जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं ना, उसमें यदि उनके कोई मिस्टेक है तो वो डीवी से बाहर हो सकते हैं, अदरवाइज सब डीवी में पास होंगे, सबको पास किया जाएगा। अब वो कौन है जिनको बाहर करने की संभावना है? एक तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई थी तो उसमें सेकंड नंबर का पॉइंट था सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि आपकी मान लो डिग्री पूरी नहीं हुई है, डिग्री में कोई मिस्टेक है, तब आप बाहर हो सकते हैं। डिग्री में गैप है, आज आपने 12वीं कर ली, 2 साल बाद आप ग्रेजुएशन कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गैप सर्टिफिकेट आपने दे दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर किया जाएगा, पास किया जाएगा। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यदि कोई गड़बड़ है बहुत ज्यादा, तो आप बाहर हो सकते हैं। एक तो दूसरी कंडीशन क्या है, तीसरी जो इसमें पॉइंट था, सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी। आप ओबीसी से हो, नॉन क्रिमिनल आपने लगाया था, एमबीसी से हो, नॉन क्रिमिनल आपने सर्टिफिकेट मेंशन किया था, लेकिन आप ओरिजिनल या तो प्रस्तुत नहीं कर पाए जितनी ड्यूरेशन का इन्होंने बताया था, और उतनी ड्यूरेशन का चलो आपने नहीं भी कर पाए, और फिर भी यदि आपका पुराना था चलो कोई बात नहीं, यदि आपने एसडीएम से लिखा हुआ एक शपथ पत्र पेश कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने एसडीएम साहब से भी अगर उसको लिखवा के पेश नहीं किया ना, तो आपको डीवी से बाहर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ज्यादा संभावना तो इन सब डॉक्यूमेंट्स में से पॉइंट नंबर 2 और 3 में यदि आपके मिस्टेक है ना, तो आप बाहर हो जाओगे। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी और सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनमें गड़बड़ होगी तो आप बाहर होंगे, अदरवाइज सबको पास किया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं, एक साथी भाई का और कमेंट आया दिनेश जी चौधरी का, सर आईपीसी 34 क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी सेक्शन 34 ये होता है, इसमें कॉमन इंटेंशन को बताया गया है। जैसे मान लो कोई, अपन ने देखा होगा कभी कभी आईपीसी के सेक्शन लग जाते हैं 302 मर्डर ऑब्लिक 34, तो 302 तो समझ आ जाता है आपको ये मर्डर वाली धारा है, लेकिन ये ऑब्लिक 34 क्या है? तो ऑब्लिक 34 क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों का प्लानिंग करते हैं किसी का मर्डर करने की, और उन सब का एक कॉमन इंटेंशन होता है समान,
कि अपने को मर्डर करना है। अब मान लो एक जना तो जाता है मर्डर करने, और जो दूसरा होता है वो उसका बाहर वेट कर रहा होता है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है कि भाई जैसे वो मर्डर करेगा तुरंत गाड़ी में बैठेगा और उसको मैं ले जाऊंगा। तो जितने लोग प्लानिंग करते हैं ना, उस प्लानिंग में जो 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 शामिल होते हैं वो सभी लोग समान रूप से लायबल होते हैं। तो ये होता है कॉमन इंटेंशन, और इस कॉमन इंटेंशन को बताया गया आईपीसी सेक्शन 34 के अंदर। तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मान लो जो बाहर रह के प्लानिंग सेट करता है, फोन पे सामंजस्य बैठाता है कि पुलिस आ रही है नहीं आ रही है, ये सब लोग आईपीसी सेक्शन 34 के अंदर बताया गया है कि भाई इन सबका क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन है क्राइम करने का। तो वो सब लोग फिर क्राइम में शामिल माना जाता है उनको। ये है आईपीसी 34 का मतलब। कल मेरा जो वीडियो आने वाला है, आप सभी लोग बेहद डिमांड कर रहे थे कि सर हमें, जैसे मान लो किसी ने एक ने ये पूछा था सर मेरी बीएड चल रही है, बीएड फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर की मेरी परीक्षा आएगी या मैं एग्जाम देना चाहता हूं, तो क्या मैं कैरी ऑन रख सकता हूं के साथ में। ऐसे एक कमेंट आया था सर अनपेड लीव कैसे ले सकती हूं मैं। जितनी भी अवकाश से संबंधित बातें हैं उसका मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं, कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा। यदि कुछ लोग पूछ रहे थे सर मुझे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी है या मुझे आरएस की प्रिपरेशन कर रही है साथ साथ में, तो क्या मैं सीएल ले सकता हूं, क्या कैजुअल लीव ले सकता हूं, क्या सीएल ले सकता हूं, तो कितनी सीएल मिल जाएगी आपको। और सीएल भी नहीं ले सकते, तो ऐसा कौन सा अवकाश का प्रारूप है जिसके माध्यम से हम उसको ले सकते हैं। अवकाश देने के लिए जो कोर्ट में अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी कोर्ट में कौन होगा, वो सब बातें मैं एक ही वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। उस वीडियो के माध्यम से आपकी सभी समस्या का एक साथ समाधान हो जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी आपका यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई आपका प्रश्न हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।